काइनेमैटिक्स यानी कि गतिकी की बात की जाए तो काइनेमैटिक्स होती क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीजन है, जल्दी से समझते हैं भाई। काइनेमैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम इफेक्ट ऑफ मोशन पढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ मोशन यानी कि गति का क्या प्रभाव होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। गति के क्या है प्रभाव के बारे में, गति के इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है भाई, क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। जब कभी भी कोई वस्तु गति करती है यानी कि मोशन करती है तो मोशन करने में वो क्या करेगी, वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगी यानी कि दूरी कवर करेगी। तो हम दूरी के बारे में पढ़ेंगे। अगर उसने दूरी कवर करी है तो हो सकता है उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हुआ हो, यानी कि हम विस्थापन के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। विस्थापन के बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी कुछ स्पीड भी होगी, यानी कि चाल के बारे में जानेंगे। और चाल के बाद में हम जानेंगे वेलोसिटी के बारे में, यानी कि वेग क्या होता है। और वेग के बाद पांचवा कॉन्सेप्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण के बारे में। और इनके बीच क्या रिलेशन होता है उसको भी यहाँ पर समझेंगे। ठीक है भाई, तो हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, हमें सिंपल सी चीजें पढ़नी, बेसिक बेसिक। क्या, काइनेमैटिक्स यानी कि गतिकी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम गति के इफेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है भाई, कॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ते हैं, मोशन का कारण नहीं पढ़ते हैं, उसके सिर्फ इफेक्ट पढ़ते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे डिस्टेंस दूरी के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और उनके बीच क्या रिलेशन बनता है इसके बारे में। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से एकदम। मोशन क्या होता है, मोशन और रेस्ट दो चीजें होती हैं, ध्यान से समझिए। जैसे मोशन का मतलब होता है कि आपके सापेक्ष अगर किसी वस्तु की पोजीशन समय के साथ बदल रही है तो हम कहेंगे वो वस्तु क्या है, मोशन में है। और अगर वो समय के साथ उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है तो हम कहेंगे वो वस्तु क्या है, रेस्ट पर है। तो दुनिया में कौन कौन सी चीजें रेस्ट पर है, कुछ भी नहीं। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो रेस्ट पर हो। तो हम क्यों कहते हैं रेस्ट पर है, क्योंकि हमारे सापेक्ष अगर वो चल रहा होगा तो हम कहेंगे वो मोशन में है। वो डिपेंड इसीलिए कहा गया है, मोशन क्या होता है, रिलेटिव होता है, सापेक्षिक होता है, इसीलिए होता है। क्यों, जैसे कि आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लीजिए, देखिए ट्रेन का कॉन्सेप्ट लेते हैं। हम आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस थोड़ा सा बता रहे हैं, आपके में ज्यादा डिटेल में नहीं, इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। जैसे आप जब कभी भी ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो आप जब प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हो तो आप अपने पड़ोसी से क्या क्वेश्चन पूछते हो। प्लेटफॉर्म पर जब आप खड़े होते हो तो आप अपने पड़ोसी से पूछते हो कौन सी ट्रेन आ रही है। ठीक है भाई, यही तो पूछते हो, कौन सी ट्रेन आने वाली है। तो आप उस समय कहाँ खड़े हो, प्लेटफॉर्म पर। तो आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ, फ्रेम प्लेटफॉर्म हुआ। और प्लेटफॉर्म से आपके लिए चल कौन रहा है, ट्रेन चल रही है। इसीलिए आप क्वेश्चन करते हो कि ट्रेन कितनी देर में आएगी, क्योंकि आपको पता है ट्रेन चल रही है। लेकिन जब आप अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल देते हो, यानी कि जब आप ट्रेन के अंदर बैठे होते हो और ट्रेन के अंदर बैठे बैठे आप अगर किसी पड़ोसी से क्वेश्चन पूछते हो तो आपकी लैंग्वेज क्या होती है उस समय, आप ये पूछते हो कौन सा स्टेशन आने वाला है। पूछते हो कि नहीं पूछते हो भाई, क्यों, क्योंकि उस समय आपको, आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, आपकी ट्रेन। और आपके लिए कौन चल रहा होता है, प्लेटफॉर्म चल रहा होता है। ठीक है भाई, इसीलिए मोशन रिलेटिव होता है, सापेक्षिक होता है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह होती है जहां से हम बैठकर दूसरी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। जब आप प्लेटफॉर्म पर खड़े थे तो आपके लिए ट्रेन चल रही थी, लेकिन जब आप ट्रेन के अंदर खुद हैं तो आपके लिए कौन चल रहा है, प्लेटफॉर्म चल रहा है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, मोशन रिलेटिव होता है। समझ में आया मोशन के रिलेटिव होने का मतलब क्या होता है। अब जैसे देखो, ये हम आपको एक सिंपल सा यहाँ पे दिखा रहे हैं डायग्राम। यहाँ पर अभी देखो, समय के साथ आपके अकॉर्डिंग ये क्या कार क्या है। हाँ देखो मैं बता रहा हूँ अच्छे से, ये कार अभी रुकी हुई है ना आपके लिए। क्यों रुकी हुई है, आप इसे रेस्ट में क्यों कह रहे हो, क्योंकि ये कार समय के साथ, ये कार समय के साथ अपनी पोजीशन नहीं बदल रही है।
लेकिन अब मैं इसको ऐसे करूं, अब आप क्या कहोगे कि सर ये कार तो चलने लगी। क्यों चलने लगी? क्योंकि ये समय के साथ अपनी पोजीशन बदलने लगी, इसलिए हमने कहा कि ये क्या है, मोशन में आ गई है। ठीक है भाई, ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखो एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल अभी आपके लिए क्या है, रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि ये समय बढ़ रहा है लेकिन अपनी पोजीशन को नहीं बदल रहा है। ठीक है भाई, लेकिन अब क्या हो गया, ये पार्टिकल चलने लगा। क्यों चलने लगा? क्योंकि ये समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करने लगा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे कि पार्टिकल मोशन में है। तो ये डिफरेंस होता है रेस्ट और मोशन में। अब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक लाइन में समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लो आप अपने घर के छत पे खड़े हुए हो, ठीक है भाई, आप अपने घर के छत पे खड़े हो और सॉरी, एक बर्ड है, वो हवा में उड़ रही है, आपको उसकी पोजीशन बतानी है। मान लो थोड़ी देर हवा में कहीं स्टेबल होगी, थोड़ी देर के लिए रुक गई, तो आपको उसकी पोजीशन बतानी है। तो आप तुरंत क्या करोगे, आप तुरंत उसका कोऑर्डिनेट एक्सिस बता दोगे, एक्स वाई कॉमा जेड। मान लो आपकी मैथ इतनी तेज है, आपने तुरंत बताया कि एक्स एक्सिस में 2 मीटर, वाई एक्सिस में 3 मीटर और जेड एक्सिस में 4 मीटर। तो ये इसकी पोजीशन हो गई। बोलो भाई, कोई दिक्कत? ये इसकी क्या हो गई, पोजीशन हो गई। ये आपने कैसे बताया? आपने ऐसे बताया, कैसे? देखो, आप अपने आप को हमेशा क्या मान लेते हो, ओरिजिन, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट। आप अपने आप को ओरिजिन मान के 3D में है इसलिए 3 एक्सिस तुरंत बना लेते हो अपने तीनों तरफ। 3 एक्सिस बना लेते हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है भाई, बनाते ही ये बर्ड यहां पर थी पी पॉइंट पर, आपने पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दिए। पहले एक्स एक्सिस में आपने दूरी बताई, फिर आपने वाई एक्सिस में बताई और आपने जेड एक्सिस में बता दी। ठीक है भाई, और ये तीनों एक्सिस को मिलाने वाली जो लाइन है, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर जो इसकी पोजीशन को दिखा रहा है, आर वेक्टर, यही आर वेक्टर क्या कहलाता है, इसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ठीक है भाई, यही आर वेक्टर क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, जब कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया जाता है, तो वहां पर भी यही चीज सिखाई जाती है। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, कुछ नहीं, एक आसान सी बात, कि अगर जहां से बैठकर हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं, तो उसको डिफाइन करने के लिए जिस वेक्टर का यूज कर रहे हैं वो पोजीशन वेक्टर है, बस। जैसे यहाँ पर ये डॉग एक्स एक्सिस में बैठा हुआ है, देखिए इस डॉग को एक्स एक्सिस में मान लीजिए 10 मीटर दूर बैठा हुआ है ये, तो एक्स एक्सिस में ये जो रेड कलर की लाइन मैंने खींच थी, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। अगर ये यहाँ पे बैठा हुआ है तो ये लाइन खींच दी, ये कहां से, जहां से हम इसको देख रहे हैं उसको हमेशा ओरिजिन मानते हैं, और वहां से उस वस्तु की पोजीशन के बीच जो वेक्टर खींचा जाता है वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ठीक है भाई, यहाँ देखो, अगर मैं ओ पॉइंट से देख रहा हूं तो ये वाले का पोजीशन वेक्टर 10 मीटर है और दूसरे वाले का 20 मीटर है, क्योंकि वो 20 मीटर की दूरी पे बैठा है, बस इतना सा अंतर है। तो पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करता है। क्लियर है भाई, तो ये आपका होता है पोजीशन वेक्टर। ओके, तो हमने आपको बेसिक बेसिक बात बताई, ठीक है। वो वेक्टर की चीज हो गई रिजल्टेंट, ये हम जो आर बता रहे हैं ये पोजीशन वेक्टर है। ये पोजीशन वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर में अंतर होता है। रिजल्टेंट ये होता है, देखो, अगर एक वेक्टर है एक्स, एक वेक्टर है वाई, और इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट अगर हमने निकाला तो वो हुआ एक्स वाई का आर, ये है रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट नहीं है, ये है आपका पोजीशन बताने वाला, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक्सिस में। ठीक है भाई, तो रिजल्टेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में अंतर होता है, दोनों एक ही चीज नहीं होती है। ओके, तो बात करते हैं डिस्टेंस वगैरह को पढ़ने से पहले फिजिकल क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है भाई, फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि भौतिक राशियां आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। ठीक है, आप सभी जानते हो, ये सारी बातें आपको पता है, बस मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं आपको। ठीक है, ये सब आपको पता है अच्छे से। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नीड नहीं होती, तो इन्हें कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशियां।
ठीक है, जैसे कि आप कहीं पे सामान लेने गए, आपने कहा 2 किलो चीनी दे दो, तो 2 किलो चीनी मांगने में आपको कहीं भी दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो वो आपकी स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है। स्पीड, आपकी गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा होता है बाइक में, तो वो स्पीडोमीटर क्या बताता है कि आप कितनी तेजी से चल रहे हो। वो ये थोड़ी ना बताता है आप किस दिशा में जा रहे हो, वो तो जीपीएस बताता है। तो स्पीडोमीटर क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, डायरेक्शन नहीं बता रहा, इसलिए ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। वॉल्यूम, वॉल्यूम एक किसी डायरेक्शन में नहीं होता, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। वर्क, कार्य आप किसी एक दिशा में नहीं करते, इसके लिए स्केलर क्वांटिटी है। समय, समय एक किसी दिशा में नहीं चलता, स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर, स्केलर क्वांटिटी। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं, डायरेक्शन पर नहीं, उन्हें स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस आता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा की अगर बात की जाए, तो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम पूछते हैं, जरा बताइएगा भाई। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे है, यहाँ पे अगर मैंने 5 एम्पियर की करंट भेजी है, यहाँ 3 एम्पियर चली गई, तो यहाँ कितने एम्पियर जाएगी, बताओ भाई। 5 एम्पियर की करंट मैंने भेजी, यहाँ चली गई 3 एम्पियर, तो यहाँ कितने एम्पियर करंट जाएगी। ओके, 2 एम्पियर करंट जाएगी, बिल्कुल सही बात, 2 एम्पियर जाएगी। अच्छा, यहाँ से मैंने यहाँ पे करंट आ गई है 3 एम्पियर, यहाँ से भेजी थी मैंने 5 एम्पियर, तो यहाँ कितनी होगी, इस पॉइंट पर भेजी मैंने 5 एम्पियर, इधर गई तो 3 एम्पियर, तो ये भी हो गई 2 एम्पियर। ठीक है भाई। अरे करंट तो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, करंट क्या है, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, देखो इसकी डायरेक्शन है, तो फिर ये स्केलर क्यों है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि करंट एक स्केलर क्वांटिटी क्यों है, इसका आंसर हम आगे देंगे, अभी बस इतना समझिए, ये स्केलर होती है। इसको टेंसर भी कहा जाता है, कहीं कहीं ऑप्शन में स्केलर ना लिख के टेंसर लिख के आता है, तो करंट एक टेंसर क्वांटिटी होती है। टेंसर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं, वो टेंसर कहलाती है। और टेंसर क्वांटिटी जो होती हैं, वो जीरो ऑर्डर स्केलर होती हैं, जीरो ऑर्डर स्केलर होती है। जीरो ऑर्डर स्केलर क्वांटिटीज को ही टेंसर कहा जाता है, इसीलिए इनको स्केलर भी कह दिया जाता है। ओके भाई, ये बात याद रखिएगा, क्यों है उसका कारण अभी हम आगे बताते हैं। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। वेक्टर क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहा जाता है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो, दिशा भी हो। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होती हैं, तो वो आपकी वेक्टर कहलाती हैं। अच्छा भाई, जैसे कि आपका बल, फोर्स, फोर्स हमेशा आप एक दिशा में लगाते हो, इसीलिए ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम, मोमेंटम एक दिशा में होता है, इसलिए एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर है। वेलोसिटी, वेग वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है भाई, वेग एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि, वेग एक दिशा में होता है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर है, ध्यान रखिएगा। पोलराइजेशन, ध्रुवण एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और भी कई सारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं जो दिशा पर निर्भर करती हैं। अच्छा, अगर वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ें तो इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर होना चाहिए, तो क्यों नहीं होता, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी कहती है कि आपके पास दिशा भी होनी चाहिए और आपके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, और करंट के पास दोनों ही चीजें हैं, तो क्यों नहीं है, उसका रीजन ये है कि वेक्टर होने के लिए, ठीक है, वेक्टर होने के लिए वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो होना चाहिए, वेक्टर एडिशन लॉ, सदिश योग का नियम। अगर सदिश योग का नियम कोई भी ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है तो ही वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें।